गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 43 तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 में मैंने कहा है, वैसे इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इसमें मैंने कहा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशन। देखिए इसमें मैंने कहा है हमें दो लाइंस दे रखी हैं और उनके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो एक तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और एक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों जो दो गिवन लाइंस हैं उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। सही, क्वेश्चन लिखने को लिख लीजिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस। क्लियर है? इसमें हमें दो लाइंस दे रखी हैं, उसमें से एक की जो है डायरेक्शन कोसाइन वो हम ले लेते हैं L1, M1 और N1। दूसरे की ले लेते हैं लाइन की डायरेक्शन कोसाइन L2, M2 और N2। और इनके बीच का जो एंगल है वो आपको दे रखा है थीटा। सही, तो हमें क्या करना है, ये थीटा एंगल जो है फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अच्छा, दोनों लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें सॉल्व कर कर LMN की वैल्यू निकाल लेंगे। LMN की वैल्यू दो आएगी, दो सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी। सही, एक सेट हम पहली वाली इक्वेशन पहली वाली लाइन के लिए ले लेंगे और दूसरा सेट दूसरी वाली लाइन के लिए ले लेंगे। क्लियर है? अच्छा, जब आपको दोनों लाइंस की डायरेक्शन कोसाइन पता लग जाएंगे तो उनके बीच के एंगल आप बड़े आराम से निकाल लोगे। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे 2। यहाँ से L की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, M प्लस N। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखिए फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन हम L की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे। क्या आएगा, M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? हमने यहाँ से L की वैल्यू निकाली और उठाकर यहाँ रख दी। अब इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या फॉर्मूला होता है इसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? और ये M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर एज इट इज। अब N स्क्वायर से N स्क्वायर चला जाएगा, तो कितना आएगा, 2m स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2m कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या आएगा, m प्लस n इज इक्वल टू 0। और इससे एक तो 2m किसके बराबर आ गया, 0 के, और एक आ गया m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो इससे m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस n। सही, और यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो देखिए m की आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गया m इज इक्वल टू 0, एक आ गया m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू माइनस n। क्लियर है? तो हम दोनों के अलग अलग केस लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे केस 1। केस में देखिए, केस 1 में हम लेते हैं इफ m इज इक्वल टू 0। अगर हम क्या करते हैं, m को 0 लेते हैं। क्लियर है? और केस 2 में हम क्या करेंगे, केस 2 इफ m इज इक्वल टू माइनस n। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू थी बताइए, वी हैव L किसके बराबर है, m प्लस n के। तो यहाँ पे m की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, पुट m इज इक्वल टू 0। तो L किसके बराबर आ जाएगा, 0 प्लस n। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर n आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए वी हैव, हमारे पास क्या रिलेशन है, L जो है वो किसके बराबर है, m प्लस n के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, m की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस n पुट कर देंगे, पुट m इज इक्वल टू माइनस n। तो L किसके बराबर आएगा, माइनस n प्लस n, कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट लाइन। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे वो एक ही फॉर्म में लिखेंगे।
या तो m की टर्म्स में लिख देंगे सबको, या n की टर्म्स में लिख देंगे, या फिर n की टर्म्स में लिख देंगे। क्लियर है? अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है? L M N। सही। इसमें से देखिए किसकी वैल्यू दे रखी है, m की तो दे रखी है 0, और L किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, n की। तो ये सारी की सारी डायरेक्शन कोसाइन किसकी फॉर्म में आ गई, n की फॉर्म में आ गई ना। क्लियर है? अच्छा, इसे n से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 0 1। यहाँ लिख देना डायरेक्शन कोसाइन जो है फर्स्ट लाइन की वो क्या हो गई, 1 0 1 0 1। क्लियर है? तो इसे हम n1 ले लेंगे, इसे m1 और इसे n1। क्लियर है? तो अब देखिए, अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सेकेंड लाइन वो क्या होगा बच्चों, वो भी LMN होगा। सही। अब देखते हैं हम, यहाँ पे L किसके बराबर दे रखा है, 0 के, और M किसके बराबर दे रखा है, -n के। सही। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, सारी की सारी डायरेक्शन कोसाइंस n की फॉर्म में लिख दी। अब n से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 0 -1 1। ये आ गई डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकेंड। क्लियर है बच्चों? अब देखिए क्या करेंगे, अब आपको जो है ये L1 M1 N1 मिल गया, और ये L2 M2 N2 मिल गया, और इनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो उसको इसमें cos थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, वो होता है L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2। तो इससे निकाल लोगे आप लोग, एंगल निकाल लोगे ना दोनों लाइंस के बीच का। ये बच्चों सॉरी, ये ना डायरेक्शन वो निकली है, क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकली है ना। क्या निकली है, डायरेक्शन रेशियोज। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन होते तो इन तीनों के स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है, 1 के। क्लियर है? तो अब जब ये डायरेक्शन रेशियोज दे रखी हैं तो मैं डायरेक्शन रेशियोज लिखूँ, तो इसे हम क्या लेंगे, A1, इसे B1 और इसे क्या लेंगे, C1, इसे A2, इसे B2 और इसे C2। क्लियर है? तो अब इनके बीच का एंगल क्या होगा, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो cos थीटा किसके बराबर होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और ये A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। बच्चों देख लेना, इसका एंगल जो है थीटा आ रहा है π/3 है।
थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, π/3 आ रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है इफ O इज द ओरिजिन। यहाँ पर हमें O जो है वो ओरिजिन दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है A, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B, C। अब वो क्या कहते हैं, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन OA। अब हमें क्या करना है, OA के डायरेक्शन कोसाइन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ये तो काफी इजी है। आगे वो कहते हैं एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू A। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो A से क्या होगा, पास होगा, मतलब A पॉइंट उस प्लेन के ऊपर लाई करेगा और OA जो है उस पर परपेंडिकुलर होगा और OA क्या होगा, उस पर परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, OA के डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले OA वेक्टर बना लेंगे। OA वेक्टर क्या आएगा बताओ, A-0i, ऐसे ही तो करते हैं, प्लस B-0j प्लस C-0k, यही होगा। तो ये कितना आ जाएगा, AI प्लस BJ प्लस CK। ज़्यादा क्लियर है? तो ये हमने OA वेक्टर निकाल लिया। अब अगर मान लीजिए आप इसका यूनिट वेक्टर बना देते हो, इसका यूनिट वेक्टर बना देते हो, तो उस केस में OA के जो यूनिट वेक्टर के I, J, K के कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ये तो आता है समझ? क्लियर है? तो हम OA का क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका मॉडुलस निकालते हैं और डिवाइड कर देते हैं OA से। क्लियर है? तो इससे OA का जो यूनिट वेक्टर है वो कितना आ रहा है, A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर I प्लस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर J प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर K। है तो क्लियर? तो देयरफॉर डायरेक्शन cosines of OA क्या होगा बच्चों, A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमा B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमा C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अच्छा अब देखिए नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो पॉइंट A से पास होता हो, या ये कह लीजिए पॉइंट A जो है उस प्लेन पर लाई करना चाहिए और OA जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन के। सही? तो इस केस में इक्वेशन क्या होती है बच्चों, लाइन की R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन यही तो होती है। इसमें A क्या होता है, A पोजीशन वेक्टर होता है किस पॉइंट का, जो कि प्लेन पर लाई करता है, और n क्या होता है, नॉर्मल होता है किसके, प्लेन के। क्लियर है? तो अब देखिए R माइनस A वेक्टर क्या होगा बताओ, AI प्लस BJ प्लस CK, यही होगा बच्चों। डॉट n OA वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, गिवन प्लेन का क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो OA वेक्टर हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। क्लियर है? सही? अब तो कर लोगे आप लोग, डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे इसका। तो मैं सीधा लिखूं, क्या आएगा, ax प्लस by प्लस cz, ये इधर चला जाएगा इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लेन की इक्वेशन। क्लियर है? कर लोगे ना इसको तो? अच्छा, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 ना थोड़ा ध्यान से समझ लेना, है तो काफी इजी, लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी टफ है। इसमें ने कहा है टू सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस हैव द सेम ओरिजिन। सही, इसमें ने कहा है आपको दो रेक्टेंगुलर एक्सिस सिस्टम दे रखे हैं, दोनों का सेम ओरिजिन है, दोनों का सेम ओरिजिन है। सही, ये रेक्टेंगुलर एक्सिस सिस्टम का मतलब क्या हो गया, एक्स वाई और जेड एक्सिस। क्लियर है? अच्छा, अब वो कहते हैं इफ अ प्लेन कट्स देम एट अ डिस्टेंस ऑफ ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश respectively from origin, then prove that 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square किसके बराबर होगा, 1 upon a dash square plus 1 upon b dash square plus 1 upon c dash square। क्लियर है? ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर है बच्चों? तो देखो इसमें पहली लाइन में क्या है, टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस हैव द सेम ओरिजिन। मतलब आपको ये प्लेन दे रखे हैं, ये आप ऐसे देख लीजिए, आपको जो है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दो सेट बनाने हैं इसके, दोनों का ओरिजिन क्या है, सेम है, दोनों का ओरिजिन क्या है, सेम है। क्लियर है? अब आपको एक प्लेन दे रखा है, वो पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, वो एक्स एक्सिस को तो ओरिजिन से काटता है एट ए डिस्टेंस ए, सही, और y एक्सिस को काटता है एट ए डिस्टेंस b, और z एक्सिस को काटता है एट ए डिस्टेंस c। क्लियर? अच्छा, अब मैं दूसरा बना रहा हूं, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, यही प्लेन इसको, सही, इसके x एक्सिस को y एक्सिस को और z एक्सिस को एट ए डिस्टेंस ए डैश बी डैश और सी डैश काटता है। क्लियर? तो ये पॉइंट क्या होगा, ए डैश कॉमा जीरो और ये 0 कॉमा बी डैश कॉमा 0 और ये 0 कॉमा 0 कॉमा सी डैश। बताइए ये आगे बात समझ? इन्होंने कहा कि एक सेट तो ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का, एक सेट ये है, दोनों का सेम ओरिजिन है। सही, मैं अलग अलग क्यों दिखा रहा हूँ, मैं अलग अलग इसलिए दिखा रहा हूँ, एक साथ बनाऊंगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। सही है? अच्छा, अब एक ही प्लेन है, वो इसके भी तीनों एक्सिस को काट रहा है, इसके भी तीनों एक्सिस को काटता है, इसके तीनों एक्सिस को काटता है एट ए डिस्टेंस ए, एट ए डिस्टेंस बी, एट ए डिस्टेंस सी। सही, मतलब पहले एक्स एक्सिस लिखा है, फिर वाई एक्सिस, फिर जेड एक्सिस, और इसको कौन काटता है, ए डैश बी डैश और सी डैश पर। तो हमें ये रिलेशन क्या करना है, प्रूव करना है। सही, आंसर इसका काफी इजी है, बस ये लैंग्वेज समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं। आगे समझ? अच्छा, अब देखो इस वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, एक ऐसा प्लेन जिसका एक्स इंटरसेप्ट ए हो, वाई इंटरसेप्ट बी हो और जेड इंटरसेप्ट सी हो, क्या होता है बताइए, होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। यही होती है ना इक्वेशन? क्लियर है? अच्छा, इस वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी बताइए, x अपॉन ए डैश प्लस वाई अपॉन बी डैश प्लस जेड अपॉन सी डैश इज इक्वल टू 1। बताइए ये बात आ गई समझ?
तो ये हमने क्या की, इसकी प्लेन की इक्वेशन निकाल ली। सही, पहले में हमने इस x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के हिसाब से निकाल लिया, दूसरे में इसके x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के हिसाब से निकाल लिया। इंटरसेप्ट अलग है ना दोनों के, इसलिए इक्वेशन भी अलग आएगी। आगे बात समझ? अच्छा, अब देखिए इसमें कोई ना कोई चीज कॉमन होगी, वो बताओ। दोनों के x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस अलग अलग है, प्लेन दोनों का सेम है, इसके अलावा कोई बनती है सिमिलैरिटी, ये बताओ। हाँ, सेम ओरिजिन है। तो इस केस में ओरिजिन से जब आप डिस्टेंस निकालोगे दोनों प्लेन का, वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों सेम प्लेन है ना, दोनों का ओरिजिन भी सेम है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। आगे बात समझ? दोनों प्लेन सेम है, इन दोनों का ओरिजिन सेम है, तो डिस्टेंस जो होगा कहां से, ओरिजिन से, इस प्लेन पर और इस प्लेन पर, वो क्या होगा, दोनों का सेम होगा। ये आगे बात समझ? तो वो आप लैंग्वेज बना के लिख देना, हियर d1 जो है वो किसके बराबर होगा, d2 के। अब आता है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ओरिजिन होता है उसके तीनों जो कोऑर्डिनेट होते हैं x y z कोऑर्डिनेट, वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसे हम x1 लेते हैं, इसे y1 और इसे z1, तो क्या होगा 0/a प्लस 0/b प्लस 0/c माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर प्लस 1/c का होल स्क्वायर। यही होता है ना बच्चों फॉर्मूला? क्लियर है? अच्छा, और इसका, इस वाले का वही सेम 0/a डैश प्लस 0/b डैश प्लस 0/c डैश माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1/a डैश का स्क्वायर प्लस 1/b डैश का स्क्वायर प्लस 1/c डैश का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और ये 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, और यहाँ पर भी आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो 1/a स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ डैश आएगा, सॉरी। ये बच्चों में जो है रिलेशन प्रूव करना। क्लियर है? तो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? हो गई? अब देखो बच्चों, इसके बाद 47, 48, 49 और 50, 51 ये सारे 1 मार्क करें और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। सही, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको 52 करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 मैंने लिखा है, फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट from the point 1, 3/2, 2 to the plane
प्लेन की इक्वेशन दे रखी है हमें 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें उन्होंने कहा है इस पॉइंट से हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस प्लेन के ऊपर। क्लियर है? अच्छा, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। सेकंड, हमें ये लेंथ जो है वो भी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? क्वेश्चन में है फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन। क्लियर है? तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इस वाली लाइन की क्या करते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो पॉइंट चाहिए होता है, एक इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन रेशियो चाहिए होती है। क्लियर है? अच्छा, पी क्यू के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा ना, ये तो आती है बात समझ भाई। इसका जो नॉर्मल होगा सही, वो पी क्यू के क्या होगा, पैरेलल होगा। अच्छा, इसका जो नॉर्मल होगा वो कैसे निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड, उससे निकल जाएगा। क्लियर है? तो इसका जो नॉर्मल होगा गिवन प्लेन का वो क्या होगा, 2y माइनस 2j प्लस 4k। क्लियर है? तो इससे हम क्या करते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं किसकी, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। क्लियर है? फॉर्मूला तो याद है लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का। क्लियर है? क्या होता है वो, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। यही होता है ना। यहाँ पे x1 y1 z1 क्या होता है, जिस पॉइंट से लाइन पास होती है उसके x y z कोऑर्डिनेट। तो ये आ गया 1, ये आ गया 3/2 और ये आ गया 2। सही। ABC क्या होता है, इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा उसके i j k के कोएफिशिएंट, वो कितना है 2 -2 और 4। क्लियर है? इसको हम क्या करते हैं बच्चों, लैम्डा मानकर, सही है, एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट हम क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल देते हैं। तो यहाँ पर x किसके बराबर आएगा बताओ, 2 लैम्डा प्लस 1, और y किसके बराबर आएगा बच्चों, -2 लैम्डा प्लस 3/2, और z किसके बराबर आएगा 4 लैम्डा प्लस 2k। याद है समझ? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो अपने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाली है किसकी फॉर्म में, लैम्डा की फॉर्म में। सही। ये पी क्यू के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबको सेटिस्फाई करेगा। बस ये अंतर है, पी क्यू के ऊपर जितने आप पॉइंट लोगे उन सब के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। क्लियर है? तो अब देखिए, ये जो क्यू पॉइंट है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 लैम्डा प्लस 1 लिख सकते हैं ना, -2 लैम्डा प्लस 3/2 कोमा 4 लैम्डा प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो क्यू पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, उससे लैम्डा आ जाएगा। एक बार आपको लैम्डा मिल गया तो यहाँ पुट करके हम क्या करेंगे, क्यू पॉइंट निकाल लेंगे। क्यू क्या है, फुट है इसका परपेंडिकुलर का, इस पॉइंट से इस प्लेन पर। एक बार आपको क्यू मिल गया तो पी क्यू डिस्टेंस आप जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? तो इसका हम क्या लिखेंगे, सिंस क्यू ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1 -2 लैम्डा प्लस 3/2 कोमा 4 लैम्डा प्लस 2 lies on 2x minus 2y plus 4z plus 5 is equal to 0. Therefore, x की जगह लगा देंगे हम 2 लैम्डा प्लस 1, y की जगह -2 लैम्डा प्लस 3/2 प्लस 4, z की जगह 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 5 is equal to 0. क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा -3
प्लस 16 लैम्डा प्लस 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया 4 और 4 कितना आ गया 8 और ये आ गया 24 लैम्डा। और ये कितना आ जाएगा 2 और 8 10 50 2 8 10 और 5 15 माइनस 3 तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इससे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। क्लियर है बच्चों? तो लैम्डा आ जाएगा -1/2। क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए इससे Q पॉइंट क्या आएगा, therefore foot of perpendicular क्या होगा Q ऑफ लैम्डा की जगह रखेंगे बच्चों हम -1/2 -1/2 निकाली थी ना। हाँ तो यहाँ रखो 2 इंटू -1/2 प्लस 1 कॉमा -2 इंटू -1/2 प्लस 3/2 कॉमा 4 इंटू -1/2 प्लस 2। सही? ये कितना आ गया Q ऑफ 0 कॉमा 5/2 कॉमा 0। सही? इज द required foot of perpendicular। क्लियर है बच्चों? अब हमें क्या करना है लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सही, वो किसके बराबर होगी PQ के। और इसका क्या फार्मूला होगा बच्चों, इसे हम x1 y1 z1 मान लेते हैं, इसे x2 y2 z2 है ना। क्या होता है फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 1 और ये भी कितना आ जाएगा 1 और ये 4 तो कितना आ जाएगा √6। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। देखिए इसमें मैंने कहा है इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, हम ओरिजिन से क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी प्लेन के ऊपर। सही? इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज 5 -3 -2। सही? इसमें मैंने कहा है एक आपको प्लेन दे रखा है, हमने उस प्लेन पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला, तो उस केस में जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो ये पॉइंट आया है। तो हमें ये प्रूव करना है, सॉरी पूछा है उन्होंने कि उस केस में क्या प्लेन की इक्वेशन ये होगी जो आपको गिवन है।
क्वेश्चन तो समझ आ गया। इन्होंने कहा प्लेन दे रखा है, ओरिजिन से हम क्या करते हैं उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो फुट जो होता है परपेंडिकुलर वही ये पॉइंट निकलता है। तो हमें बताना ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन क्या ये होगी, सही। अच्छा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, ट्रू फॉल्स में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आंसर सॉरी। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है बताओ बच्चों, वो होती है वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। a वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, सही, जो कि प्लेन के ऊपर लाई करता है, सही। तो यहाँ पर a वेक्टर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5i माइनस 3j माइनस 2k, यही आएगा बच्चों। n क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, जो नॉर्मल होता है प्लेन के ऊपर, सही। तो इस पॉइंट को मैं पी लेता हूँ इसे q, तो यहाँ पे नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, पी क्यू वेक्टर होगा। तो पी क्यू वेक्टर भी यही बनेगा 5 माइनस 0i प्लस माइनस 3 माइनस 0j प्लस माइनस 2 माइनस 0k। तो n वेक्टर ये आ जाएगा। क्लियर है? तो अच्छा, इसको यहाँ उठाकर पुट कर दीजिएगा, वेक्टर ए और वेक्टर एन की वैल्यू है, सॉल्व करके देख लेना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है शायद यही आएगा। क्लियर? तो ट्रू आएगा इसका आंसर, मतलब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में उन्होंने कहा है फाइंड द एंगल एट विच द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन 4x प्लस 8y प्लस z इज इक्वल टू 5 इज इंक्लाइंड इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है? देखिए इसमें उन्होंने कहा है ये आपको एक प्लेन की क्वेश्चन दे रखी है, अब हमें क्या करना है, इसका जो नॉर्मल है वो x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ जोन से एंगल बनाता है, वो एंगल्स हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? क्वेश्चन तो समझ आ गया ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नॉर्मल निकाल लेते हैं, तो वो कितना आएगा 4i प्लस 8j प्लस 1k। क्लियर है? आ गया समझ? फिर हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल को, होती तो ये लाइन ही है, इसको हम क्या करेंगे, लाइन मानकर चलेंगे। आपको एक लाइन दे रखी है, वो x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ कौन से एंगल बनाती है, सही, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आ गया समझ? तो हम क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले इसकी डायरेक्शन रेशियोस निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोस ऑफ एन आर क्या होगा बच्चों, 4, 8, 1। इससे हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर लेंगे। सही, वो कैसे निकालोगे आप, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कितना आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 16 प्लस 64 प्लस 1, तो रूट 81, तो कितना आ गया 9। तो इसकी डायरेक्शन रेशियोस क्या हो जाएंगी, 4/9, 8/9, 1/9। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, हेयर एल किसके बराबर दे रखा है, 4/9 के,
m किसके बराबर दे रखा है 8/9 के, और n किसके बराबर दे रखा है 1/9 के। क्लियर है? l किसके बराबर होता है बताना, cos अल्फा के, याद है? m किसके बराबर होता है cos बीटा के, और n किसके बराबर होता है cos गामा के। यहाँ पर अल्फा क्या होता है, जो लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, तो अल्फा तो क्या आ गया cos इनवर्स 4/9। बीटा क्या होता है, वो एंगल जो कि y एक्सिस के साथ बनता है, और गामा जो z एक्सिस के साथ बनता है। क्लियर बच्चों? देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या कहा है, सीधा लाइन नहीं बताई उन्होंने कहा ये प्लेन है, इसका जो नॉर्मल है वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ जो से एंगल करेगा वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल होता तो लाइन ही है, तो जो लाइन में हम करते हैं वही क्या करेंगे, हम नॉर्मल के साथ करेंगे। तो प्लेन से हमने पहले नॉर्मल का वेक्टर बना लिया, उससे उसकी डायरेक्शन रेशियोज निकाल ली, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए। डायरेक्शन कोसाइन होते हैं एलिमेंट, L होता है cos अल्फा के बराबर, वेयर अल्फा क्या होता है, लाइन का इंक्लिनेशन होता है किसके साथ, x एक्सिस के साथ। ऐसे ही हमने cos बीटा और cos गामा निकाल लिया। m होता है cos बीटा, n होता है cos गामा। बीटा क्या होता है, वो एंगल जो कि लाइन y एक्सिस के साथ बनाती है, और गामा लाइन जो एंगल किसके साथ बनाती है, z एक्सिस के साथ बनाती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। चलो अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें भी बच्चों इन्होंने क्या किया, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग कर दी है। सही, इसमें उन्होंने कहा है अ वेक्टर n ऑफ मैग्नीट्यूड 8। आपको एक वेक्टर n दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 दे रखा है, और ये x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों, 45 डिग्री का, और y एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री के, और z एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है। तो इसका मतलब ये हमें एंगल फाइंड आउट करना है। सही, अब वो कहता है इफ अ प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट। अब एक प्लेन है, वो किस पॉइंट से पास होता है, वो पास होता है √2, 1, 1 से पास होता है। सही, एंड इज नॉर्मल टू n, और इसका जो नॉर्मल है वो n है। तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो हमें क्या करनी है, इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? अच्छा, आपको प्लेन की इक्वेशन क्या दी होती है, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। a वेक्टर क्या होता है, जो सा पॉइंट प्लेन के ऊपर लाइन करेगा उसका पोजीशन वेक्टर, n जो कि प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर है। सही, और इन्होंने कहा ये वाला जो n वेक्टर है ये इस पर नॉर्मल है प्लेन पर। क्लियर है? याद है बस कुछ? अच्छा, अब ये बताओ सबसे पहले कि n जो वेक्टर होता है उसको निकालने का क्या तरीका होता है। अगर उसका हमें मैग्नीट्यूड दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, li प्लस mj प्लस mk से मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकल जाता है ना इससे। a वेक्टर आपको पता ही है, a वेक्टर क्या है, √2i प्लस 1j माइनस 1j प्लस 1k। सही, अब आपको क्या करना है, n वेक्टर फाइंड आउट करना है। उसका मॉडुलस आपको पता ही है 8 है। अब हमें lmn की वैल्यू निकालनी है। l क्या होता है बताओ, cos अल्फा। तो cos 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√2 के। m किसके बराबर होता है, cos बीटा।
तो ये आ गया cos 60। cos 60 कितना होता है बच्चों? 1/2। n क्या होता है? cos गामा। तो हमें n निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या फार्मूला दिया होता है? l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के। l कितना दिया है देख लो, 1/√2, m 1/2, n हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया 1/2, ये 1/4, तो इससे n स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, तो इससे n स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ? 1/4 आ जाएगा। सही? तो n की वैल्यू 2 आएगी, प्लस माइनस 1/2, मगर हम प्लस वाला कंसीडर करेंगे। रीजन बताओ। उन्होंने कहा है वो जेड एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है, तो उस केस में पॉजिटिव ही तो होगा n, क्योंकि cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर है? तो यहाँ से n हमें क्या मिल गया? 1/2। तो यहाँ रखेंगे हम 1/√2i प्लस 1/2 से प्लस 1/2 की। तो ये नॉर्मल मिल गया आपको, वेक्टर a मिल गया, यहाँ पुट करना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे तो